हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है विक्रम और मैं आज आप लोग के साथ 10 अगस्त 2022 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी से हो, बैंकिंग से हो, इकोनॉमी से हो, फाइनेंस से हो, आज मैं आपके साथ सारी न्यूज़ को डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की पहली न्यूज़ की तरफ। तो आप सबसे पहले जो न्यूज देखेंगे वो आएगी हमारी आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आरबीआई की न्यूज यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935 में। ओके। और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये दो चीजें मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ। एंड करंटली इसके गवर्नर कौन है, जो कि 25th गवर्नर है, दैट इज शक्तिकांत दास। ओके। ये मैं आपको तीन चीजें जो मैं आपको डेली बताता हूँ, ये आपको भी एकदम से लर्न करनी है। तो आरबीआई ने क्या करा है, जो एम स्वाइप टेक्नोलॉजीज है, इसको एक तरीके से अप्रूवल दे दिया है। किस चीज के लिए? पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। अब इस पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस में क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना मर्चेंट को अलाउ करा जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल से या फिर ई कॉमर्स पेमेंट से आप अपनी जो पेमेंट है उसको प्रोसेस कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज क्या है, आपको ये दिख जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एक पॉज की तरह एक मशीन होती है। पॉज का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। तो ये उस प्रकार की कुछ मशीन होती है जिससे आपका जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, चाहे आप उसे क्रेडिट कार्ड से करेंगे, चाहे आप उसे डेबिट कार्ड से करेंगे। दोनों ही माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हो किसी भी रिटेलर को, किसी भी शॉपकीपर को, तो आप इस पॉज मशीन के द्वारा एम जो कि एम स्वाइप की है अब हो पाएगा, क्योंकि इसको अप्रूवल मिल चुका है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो एम स्वाइप है, ये एम स्वाइप कंपनी है। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा दैट इज इन मुंबई। और करंटली इसके सीईओ कौन है? तो दैट इज मनीष पटेल। तो यहाँ पे आपने भी साथ साथ में इसके नोट्स बनाने हैं, सो दैट आपके पास भी पर्टिकुलरली सारे फैक्ट्स और जो कि मैं आप लोगों के लिए इकट्ठा करता हूँ वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एम स्वाइप टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी अगर हम बात करें सेबी की, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेबी का क्या है पर्टिकुलरली, इन्होंने बेल्ट करा है किसको? सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के। और इसके 3 इंडिविजुअल फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट, जो हमारा स्टॉक मार्केट है उससे यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको बेड कर दिया है। क्यों? क्योंकि इन पे एलिग मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब होता है एक तरीके से अप एंड डाउन करना, चेंजेस करना अपने हाथों से, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज इलीगली ड्रॉइंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ फंड ऑफ द कंपनी। यानी कि जो कंपनी थी ये सिक्योर क्लाउड, इसके जो फंड्स थे, इसके जो पैसा था उसको इलीगली इन्होंने निकाला है, उसको ट्रांसफर किया है और वो इलीगल कामों में आगे इन लोगों ने उस पैसे को लगाया है। और इन्होंने इस चीज को क्या करा है, मैनिपुलेट करा है उसके पैसे को। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेबी की, तो सेबी स्टैब्लिश हुआ था 1992 में एज अ, क्या करके, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बताया था 1988 में ये स्टैब्लिश हो चुका था। 1988 में जब ये स्टैब्लिश हुआ था, दैट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। जो इसके प्रोविजंस थे, जो 1988 में जब ये स्टैब्लिश हुआ, इसके प्रोविजंस थे, ये कब केम इनटू फोर्स होते हैं? दैट इज 30 जनवरी 1992 को। यानी कि जो भी इसके नियम कानून है वो कब लागू होते हैं? 30 जनवरी 1992 को। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। 1988 में एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में ये स्टैब्लिश हुई थी। और ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये जो बोर्ड है इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? दैट इज श्रीमती मधाबी पुरी बुच। ठीक है। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है, श्रीमती मधाबी पुरी बुच इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी। अब मैं थोड़ी यहाँ पे बात कर लेता हूँ सिक्योर क्लाउड की। सिक्योर क्लाउड का यहाँ पे नाम आया है, तो ये सिक्योर क्लाउड क्या है, इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा। हालांकि ये जो कंपनी थी 1988-85 के समथिंग ये स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन जो इसका पुराना नाम है ये आपको मिलेगा 8K माइल्स। ठीक है। तो ये 8K माइल्स के नाम से पहले स्टेब्लिश हुई थी, फिर इसका रीनेम हुआ 2017-18 के बीच में। उसके बाद आगे जाकर इसमें कुछ चीजें ऐसे आने लगी जो कि मैनिपुलेट होने लगी। उसके बाद आज के डेट में सेबी ने इनके ऊपर क्या कर दिया, पर्टिकुलरली पूरा का पूरा इसको बैन कर दिया है फॉर स्टॉक मार्केट एंड जो उनका सिक्योरिटी मार्केट होता है। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं बात
एमओयू की या फिर मर्जर्स की। क्या हुआ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और होंडा के बीच में क्या होता है यहाँ पे, तो आप ये दो चीजें याद रखना है यहाँ पे। तो इन्होंने ज्वाइंट हैंड्स यानी कि इनका एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ है टू सेट अप बैटरी स्वैपिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एट द स्टेट ओन ऑयल फर्म पेट्रोल पंप यानी कि एचपीसीएल, यानी कि जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इनके जो भी आपको पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एक तरीके से एग्रीमेंट किया है होंडा मोटर के साथ, जो कि होंडा मोटो कॉर्प्स है। इन्होंने क्या करा है कि अब हम आपका क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो हमारी आती है गाड़ियां, ई स्कूटी हो गया, ई व्हीकल्स हो गए, ठीक है, उनका आपको यहाँ पे मिलेगा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एचपीसीएल की, तो एचपीसीएल का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। दूसरा यहाँ पे इसके चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन एंड एमडी कौन है, दैट इज पुष्प कुमार जोशी, ठीक है, पी के जोशी। और अगर हम लोग बात करें होंडा की, तो ये जो होंडा मोटो कॉर्प है, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन टोक्यो, जो कि किसकी राजधानी है, जापान की। और इसके करंटली सीईओ कौन है, दैट इज तोशी हीरो माइब। तोशी हीरो माइब इज द करंट सीईओ ऑफ होंडा, ठीक है, मैं दोबारा से नाम बोल देता हूँ, तोशी हीरो माइब। और ये एक जापानीज कंपनी है जो कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर पे वर्क करती है। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की। यहाँ पे क्या होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है अभी। तो मैं आपको बता देता हूँ पूरी कहानी। एचडीएफसी का जो बैंक का जो मर्जर हो रहा है, इसमें अभी तक यहाँ पे सेबी ने भी इनको अप्रूवल दे दी है, आरबीआई ने भी अप्रूवल दे दिया। अब एट लास्ट यहाँ पे कौन दे रहा है, एनएचबी। एनएचबी क्या करता है, एक एपेक्स बॉडी है हाउसिंग फाइनेंस की, जो भी हाउस लोन प्रोवाइड कराती है, तो उनको ये चेक करती है, एक तरीके से रेगुलेटर है। तो ये जो एनएचबी है, इन्होंने इसके मर्जर को, जो कि एचडीएफसी की टू सब्सिडरीज थी, कौन कौन सी, एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड एचडीएफसी होल्डिंग लिमिटेड ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विद एचडीएफसी। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो दो इसकी कंपनीज है, इसका मर्जर किसके साथ हो रहा है, एचडीएफसी के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एनएचबी की, ठीक है, तो एनएचबी का सबसे पहले नाम आया, तो एनएचबी का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में, ओके। और इसके करंटली एमडी कौन है, दैट इज सरादा कुमार होता, ठीक है। एंड ये क्या है, एक हाउसिंग फाइनेंस की एपेक्स बॉडी है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी एनएचबी की, दैट इज 9 जुलाई 1988। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, सिर्फ अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एचडीएफसी बैंक की बात करता हूं, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। वैसे भी आप देखते हो जो सारे ज्यादातर बैंकिंग है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। इसीलिए मुंबई को हम लोग क्या बोलते हैं, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी, ओके। तो मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। और जो इसके सीईओ हैं दैट इज शशिधर जगदीशन, ओके, शशिधर जगदीशन। अगर मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी लिमिटेड की, ओके, तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ओके। और जो इसके सीईओ हैं दैट इज केकी मिस्त्री, ओके, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। एचडीएफसी का मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और जो है एचडीएफसी था, इन्होंने अपना बैंकिंग ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था, दैट इज जनवरी 1995 में। इतनी चीजें, इतने फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इसमें रिवीजन भी होता है। आपने क्या करना है, आई एग्जाम की वेबसाइट में जाना है, आपने बीपीडीए को डाउनलोड करना है। बीपीडीए का एक तरीके से मैं आपको यहाँ पे समरी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बीपीडीए को डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें एक भी पैसे या फिर एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एग्जाम बी के द्वारा बच्चों के लिए ये फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। आपको हिंदी में पढ़ना है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, आपको इंग्लिश में पढ़ना है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आपको डेली पढ़ना है, वीकली पढ़ना है, मंथली पढ़ना है, तीनों ही माध्यम में आप इसे पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको क्या कंफर्टेबल लगे, ओके। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ प्राइवेट कंपनीज की, तो यहाँ पे क्या होता है, रिलायंस रिटेल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो रिलायंस रिटेल है, जो कि एक आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है, तो ये 2 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है भाई, 2 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। फाइनेंशियल ईयर जो इनका एंड हुआ मार्च 31 2022 में। और जो इनकी सेल्स की वैल्यू थी, सर्विसेज की वैल्यू थी, दैट इज 1.99 ट्रिलियन। और ये फिजिकल ईयर जिसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। तो यहाँ पे 2 लाख करोड़ की ये कंपनी बन चुकी है। आपने देखा होगा रिलायंस बहुत बड़े रिटेल स्टोर्स भी चलाती है, रिलायंस मार्ट आपने सुना होगा। तो ये एक आर्म है किसका, एक तरीके से रिलायंस का, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं रिलायंस रिटेल की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। और इसके फाउंडर कौन है, दैट इज मुकेश अंबानी, जो कि धीरूभाई अंबानी के 2 बेटों में से एक बेटे हैं, अनिल अंबानी और
क्या हो गया, मुकेश अंबानी। ये दो बेटे थे उनके, जिनमें से मुकेश अंबानी ने इसको स्टैब्लिश किया था। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की, जो कि इन सब की पेरेंट कंपनी है, तो वो स्टैब्लिश हुई थी 8 मई 1973 को महाराष्ट्र में, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। और इसे स्टैब्लिश किसने किया था, धीरू भाई अंबानी ने। ओके, तो धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनीज को आज स्टैब्लिश किया था। और आज के डेट में आप देख रहे हो जो ये कंपनी है, इन्होंने सब जगह अपना बिजनेस को फैला दिया है। अगर आप पेट्रोलियम की बात करोगे, आप टेलीकम्युनिकेशन की बात करोगे, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, रिटेल में जाओगे, तो आपको रिलायंस का नाम, एक बहुत बड़ा नाम वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा ब्रांड अब ये बन चुका है। ठीक है, अब स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ये एक ग्लिम्स है हमारे बीपीडिया का, किस इस प्रकार से हमारी बीपीडिया बनती है। आपने कैसे पढ़ना है देख लीजिए। हम यहाँ पे आपको लर्न अलोंग भी देते हैं, जो भी न्यूज होती है उसको एक प्रिसाइज वे में देते हैं, एक छोटे वे में, जिससे आप उसे लर्न कर सको। क्योंकि अगर हम लोग हैवी बनाएंगे तो पर्टिकुलरली इससे बैड इफेक्ट आता है। हम लोग कोशिश करते हैं बच्चे के हिसाब से, पेपर के हिसाब से, कि चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने बाकी जो देखे होंगे मैगजीन्स, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा वो बहुत लेंथी होती है, लेकिन बीपीडिया को हम स्टूडेंट के हिसाब से बनाते हैं। उसके पर्टिकुलरली जो भी उसको एक तरीके से ये बोलेंगे कि उसको आराम देता हो, ठीक है, एक तरीके से उसको पढ़ने का मन करे, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम हमारी विकिपीडिया में डालते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, प्रभात जयसूर्या और एमएलएम, इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है जुलाई 2022 के लिए। तो आईसीसी ने अनाउंस करा है भाई कि श्रीलंकन स्पिन सेंसेशन प्रभात जयसूर्या और इंग्लैंड बैटिंग ऑलराउंडर एमएलएम, ये विनर है किसके, इट्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 के लिए। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई में, जो कि है यूएई में, और करेंटली इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सेरेना विलियम्स, जो कि यूएसए से खेलती हैं, जो कि टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। तो यहाँ पे टेनिस लेजेंड है सेरेना विलियम्स। अब मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके एग्जाम में क्या आएगा, कि इन्होंने अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम्स, जो सिंगल टाइटल्स होते हैं, इन्होंने अपने नाम किए हैं। सिंगल्स और डबल्स और मिक्स्ड, तीन प्रकार के गेम होते हैं आपके किसमें, टेनिस में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 4 ग्रैंड स्लैम्स के नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका आएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, यहाँ पे मैं ओ लिखता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर आएगा आपका फ्रेंच ओपन। फिर आएगा आपका विंबलडन। फिर आपका लास्ट में क्या आएगा, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट, सो दैट मुझे पता सके बच्चे कितना पढ़ते हैं, कितने देर तक बनते हैं, या फिर बच्चे कितने इसके नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपकी कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप मुझे कमेंट में पूछिए। आपने देखा भी होगा जो हमारी करंट अफेयर की वीडियोस आती हैं, जो भी बच्चे इसमें कमेंट करते हैं, मैं उसका रिप्लाई पर्सनली करता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्टेट्स इन न्यूज, ये तो बहुत आज की डेट में न्यूज में चल रहा है कि भाई बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस क्या चल रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में डिटेल एनालिसिस दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, बिहार के सीएम ने क्या करा है, रिजाइन दिया है, कल रिजाइन दे दिया है। तो यहाँ पे एनडीए चीफ मिनिस्टर थे। एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके तहत आपको 23 से 24 छोटी छोटी पार्टीज देखने को मिलेंगी, और एक बड़ी पार्टी आपको देखने को मिलेगी बीजेपी। बीजेपी इनकी लीडर है यहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि मैंने एनडीए से गठबंधन अलायंस तोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पास अपने आप ही क्या है, एक पूर्ण बहुमत है, मेजोरिटी है। तो यहाँ पे 243 सीट्स टोटल होती हैं। तो यहाँ पे 122 समथिंग के लिए, अगर आप 122 आपके पास सीटें हैं, तो यहाँ पे आप मेजोरिटी के साथ अपने सरकार को बना सकते हो। अब इन्होंने क्या बोला है कि मैंने एनडीए को तो छोड़ दिया है, लेकिन मैंने महागठबंधन, ठीक है, ग्रैंड अलायंस बोलते हैं इसको, इस ग्रैंड अलायंस में आपको कौन कौन सी मिल जाएगी, आरजेडी मिल जाएगी, आईएनसी मिल जाएगी, और अब कौन सी आ गई है, जदयू। मैं आपको बता देता हूँ, जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, ये मैं आपको बताता हूँ 8वीं बार सीएम बन रहे हैं। आज 10 तारीख को इन्होंने दोबारा से शपथ ग्रहण किया। आज 10 तारीख को इन्होंने दोबारा से क्या करा था, पर्टिकुलरली शपथ ग्रहण की। तो 8वीं बार ये सीएम बन रहे हैं। तो पहली बार जब ये सीएम बने थे, तो ये सिर्फ 8 दिन के लिए बने थे। ओके, वो मैं आपको यहाँ पे सारा बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सीएम बने थे, ये सीएम बने थे कब, 2020 में, जब इलेक्शन हुए थे अभी। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि 2015 से ये पहले से सीएम थे, उसके बाद 2020 में इलेक्शन होते हैं, 2020 में भी ये जीतते हैं विद द हेल्प ऑफ बीजेपी, या फिर आप ये बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनडीए। एनडीए से इन्होंने अलायंस बनाया था, गठबंधन बनाया था। और अगर मैं बात करूं 2014 से 15 के बीच में सिर्फ एक साल के लिए यहाँ पे कौन रहते हैं, दैट इज जीतन राम मांझी।
उनको भी इन्होंने ही बनाया था एक तरीके से, बाद में उसको हटाया भी गया, तो काफी इनके ऊपर क्रिटिक्स लगे भी थे। और इनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जहाँ पे ये तांत्रिक के पास जा रहे हैं, वो आपको वीडियो यूट्यूब में मिल भी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे गवर्नर कौन है बिहार के, दैट इज फगू चौहान, गवर्नर ये हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नीतीश कुमार है ना, ये बहुत ही जानी मानी शख्सियत है। ये पहले भी केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, सरफेस ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, पथ परिवहन जिसे हम बोलते हैं, रेलवे हो गया, ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे मिनिस्ट्रीज को संभाला है। तो पहली बार जब ये सीएम बने 2000 में, ठीक है, जब आपको पता है यहाँ पे कौन थे 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो सीएम जब ये बनते हैं तो सिर्फ ये 8 दिन के लिए सीएम बनते हैं, क्योंकि ये मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद 2005 में ये दोबारा से सीएम बनते हैं, जो कि 2014 तक चलता है। और इस टाइम में यहाँ पे आरजेडी जो है, क्या है पर्टिकुलरली, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके लीडर कौन है, लालू प्रसाद यादव, वर्तमान में उसके लीडर कौन है, दैट इज तेजस्वी। तेजस्वी अब यहाँ पे डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं, यहाँ पे आप ध्यान देना, वो अब आज की डेट में डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं। और सीएम कौन बन चुके हैं, नीतीश कुमार, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है। तो यहाँ पे 2005 से 2014 के बीच में ये सीएम रहते हैं। 2014 के 15 के बीच में यहाँ पे जीतन राम मांझी आते हैं, और 2015 से 2022 तक ये दोबारा से सीएम रहते हैं। और आज इन्होंने दोबारा से क्या करा है, 8वीं बार सीएम, जो सीएम होता है उसके ओथ एंड एफर्मेशन ली है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। डिप्टी सीएम किसे बनाया है, तेजस्वी यादव को बनाया है, और ये 8वीं बार सीएम बने। टोटल सीट्स 243 होती है, जिसके तहत आपको पता है मेजोरिटी के लिए आधे से एक ज्यादा, ठीक है, आधे से एक ज्यादा अगर आपकी सीट्स आपने जीत ली है, टोटल जो यहाँ पे सीट्स हैं विधानसभा की, तो आप सरकार बना सकते हो। आप गवर्नर को बता सकते हो कि हाँ मेरे पास 122 प्लस सीट्स हैं और मैं सरकार बनाना चाहता हूँ, तो आपको एक सीएम पद की जो पर्टिकुलरली यहाँ पे शपथ है वो दिलाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको अब बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे किस किस के पास कितनी सीटें हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा आरजेडी, ठीक है, तो आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसके आज के लीडर, अब लीडर कौन है, दैट इज तेजस्वी यादव, जो कि डेप्यूटी सीएम है। तो इनके पास 75 सीट है, बीजेपी को मिली थी 74, ये 2020 का इलेक्शन है, ठीक है, 2020 का है। जदयू, जिसके सीएम कौन है, नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, जो कि 43 इनके पास सीट है, और आईएनसी 19, और कुल मिलाकर छोटे मोटे कुछ ऐसे क्षेत्रीय आपको रीजनल पार्टीज मिल जाएगी जिन्होंने एक ही दो दो सीट्स क्या करी थी, एक्वायर करी थी, जो जीते थे। तो यहाँ पे किन किन का कोलिशन हुआ है अभी दोबारा से, पहले तो सिर्फ बीजेपी और जदयू का था, अब हो चुका है यहाँ पे आरजेडी, आईएनसी और जेडीयू। ओके, आरजेडी, जेडीयू और आईएनसी ने मिलकर, और कुछ और भी पार्टीज हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पे गठबंधन बनाया, और उनके पास समथिंग 140 प्लस सीटें आ रही हैं। और इन्होंने आज ये प्रूव करा है, और अब ये अपनी जो मेजोरिटी है उसको प्रूव करेंगे विधानसभा में। उसके बाद वैसे शपथ इनको दिला दी गई है, अब ये सीएम बन चुके हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज की। तो यहाँ पे नेपाल ने अप्रूव करा है इंडियन हाइड्रो पावर बोर्ड को कि भाई आप क्या करिए, आप स्टडी करिए, डेवलप करिए हमारे किसको, सेती प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे जो नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, इन्होंने अप्रूव कर दिया एमओयू, इंडियन डेवलपर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एनएचईपीसी, ठीक है। तो ये इनके साथ इन्होंने क्या करा है, एमओयू साइन किया है कि भाई आप डेवलप करें हमारे हाइड्रो पावर को, जिसमें कितनी एक तरीके से इसकी पावर क्षमता कितनी है, कितना जनरेट करती है, 750 मेगावाट वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और 450 मेगावाट का सेती रिवर, जिसमें 6 प्रोजेक्ट हैं। ये जो कंबाइन कैपेसिटी इनकी कितनी हो चुकी है, 1200 मेगावाट, जो कि एक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो कंबाइन जो ये सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसकी कंबाइन कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, दैट इज 1200 मेगावाट। और इसमें एस्टिमेट कॉस्ट कितनी आने वाली है, $2.4 बिलियन। और यहाँ पर साथ में हमने आप लोगों के लिए और भी ज्यादा लर्न अलोंग्स लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एग्जैक्ट बीपीडीए की न्यूज है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एमओयू साइन हुआ है, पहले भी साइन हो चुका है कि भाई जो हमारा सतलज जल विद्युत निगम है, इन्होंने बोला था कि हम आपका लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और अभी तक का ये सबसे ज्यादा फॉरेन बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, सिंगल, जिसे हम बोलते हैं किसी एक देश ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो अभी भारत ने ही किया है नेपाल में। तो नेपाली कैपिटल दैट इज काठमांडू। करेंसी यहाँ पे नेपाली रुपी मिल जाएगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा। प्रेसिडेंट में आपको बता देता हूँ, जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल है, दैट इज विद्या देवी भंडारी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो रशिया ने क्या करा है, ईरानियन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि इनका बेस है एक कजाकिस्तान, कजाकिस्तान बेस से इन्होंने ईरान की एक जो
सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन ईरानियन ओन्ड सैटेलाइट खयाम सैटेलाइट, तो ये खयाम आप याद रखना, यहाँ पे खयाम एग्जाम में आएगा 100% मैं आपको बोलता हूँ। तो इसको लॉन्च कर देगा स्पेस में। तो यहाँ पे ये रशियन रॉकेट था जिसमें रखकर इसे लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं खयाम कौन थे, तो ये 11वीं सेंचुरी के पर्शियन पॉलीमैथ थे जो कि उनका नाम था ओमर खयाम। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि इसको बिल्ड करा है रशिया ने, ठीक है, कमीशन करा है बाय ईरान। तो यहाँ पे आपको इस चीज पे ध्यान देना है। इसका जो रेजोल्यूशन है 1 मीटर है। ओके, और यहाँ पे कहाँ से ऑपरेट करेगा, ये जो हमारा ऑर्बिट है, जो हमारा एक तरीके से एटमॉस्फेयर, एक तरीके से आप बोल सकते हैं सौरमंडल जो हमारा होता है ना, जो हमारा ऊपर से वायुमंडल होता है, सॉरी, तो ये आपका 500 किलोमीटर ऑर्बिट के ऊपर से क्या करेगा, एक तरीके से ऑपरेट करेगा। तो ईरान के बारे में बात कर लेता हूँ। कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, और इसके करंट में प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। ओके, रशिया की बात कर लेते हैं, मॉस्को इसकी कैपिटल है, और इसकी करेंसी की बात करें तो रूबल है, दैट इज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ओके, इंपॉर्टेंट डेज हम लोग कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज में आपको 10 अगस्त में, जो कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, जिससे कल भी कमेंट आया था कि हाँ रुडोल्फ डीजल की याद में इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे कमेंट काफी बच्चे करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा जो भी ये देख रहा है उसको पसंद आया है, लास्ट तक देखा है उसने, उसको अच्छा लगा है, नोट्स बनाए, तो जरूर कमेंट करें, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें। आगे जब हम वीडियोस बनाते हैं तो उस मोटिवेशन के साथ हम लोग वीडियोस बनाते हैं, और अच्छे अच्छे फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, पहली बात तो आप 10 अगस्त को हमेशा याद रखना कि 10 अगस्त को मनाते हैं इन द मेमोरी ऑफ रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल ने क्या किया था, तो डीजल इंजन का इन्वेंशन किया था, और अभी तक इसकी जो थीम है वो डिसाइडेड नहीं हुई है, लेकिन 2021 की थीम आपको देखने को मिल जाएगी, द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर अ बेटर एनवायरमेंट। दूसरा है वर्ल्ड लायन डे। तो यहाँ पे क्या है, तो अगस्त 10 को हम लोग वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो लॉयन है अभी भारत का जो नेशनल एनिमल है, ठीक है, तो वो कौन है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उससे पहले हमारा लॉयन था, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, एवरी ईयर रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लॉयन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लॉयन के लिए भारत में सबसे इंपॉर्टेंट आपको नेशनल पार्क कौन सा मिलेगा, दैट इज गिर नेशनल पार्क। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन किसकी मिलेगी, लॉयंस की मिलेगी। ओके, तो ये किसने एस्टेब्लिश किया था ये दिन, 2013 में, बाय डेरेक एंड बेवरली जोबर्ट। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ये 2013, तो आप याद रखना कि वर्ल्ड लायन डे कब से मनाते हैं, दैट इज 2013। तो गाइज ये थी हमारी 10 अगस्त की कुछ न्यूज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। फैक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ में बताए, साथ में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताइए। आप सीधा आई एग्जाम की वेबसाइट पे जाएं, आप बीपीडीएफ को डाउनलोड करें, इंग्लिश हिंदी जो भी मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं, डेली वीकली मंथली, आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।